हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में। तो साथ ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी को, जो कि नवीन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग फटाफट उनके नोट्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और इसके उद्देश्य को हम लोग समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और ये भी बताया गया कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रख कर बनाया जाए। चलिए बात करते हैं इसके नेचर की। तो ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और डीपीएसपी को कुछ स्टेटमेंट दिया गया है डीपीएसपी के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता कौन बोला है, यूनिक फीचर कौन बोला है? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। संविधान की आत्मा कौन बोला है? जी ऑस्टिन ने। सच्चा कूड़ादान टी कृष्णाचारी ने बोला है। ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सके, ये स्टेटमेंट कौन दिया? के टी शाह जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के जीवनदायी प्रावधान, ये एल एम सिंघवी जी ने बोला है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बोला गया है केसी बियर जी के द्वारा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है, इसको संविधान में ऐसा नहीं किया गया है। पहला है आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से, जो कि बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। तो राज्य की परिभाषा की बात करें तो ये वही है जो कि हमारे भाग 3 के आर्टिकल 12 में दिया गया है। और आर्टिकल 37 को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है वो निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है, यानी कि इसमें डीपीएसपी के कार्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें ये बताया गया है कि यह वाद योग्य नहीं है, मतलब कि इन्फोर्सेबल नहीं है, और इसका मतलब है कि उल्लंघन करने पर एससी हम लोग यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के बारे में बताया गया है कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 के 2 में बताया गया है कि आय की जो असमानता उसको कम किया जाए। आर्टिकल 39 में बताया गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित कुछ नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो लिवलीहुड के जितने भी साधन हैं वो पर्याप्त साधन में हो। और इसके बी में बताया गया कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जो ओनरशिप है एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है वो कॉमन पीपल के लिए होना चाहिए, सामान्य जन की भलाई के लिए होना चाहिए। और इसमें ये बताया गया है कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रित नहीं होना चाहिए, उसको होने से बचाना है, यानी कि प्रिवेंटेशन करना है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट और डी में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो हमारे श्रमिक हैं उनको उनकी शक्ति और स्वास्थ्य की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। एफ में बताया गया कि बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण नहीं होने देना है, यानी प्रिवेंटेशन करना ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ। आगे बढ़ते हैं। 39 के में बताया गया है कि समान और निःशुल्क विधि सहायता भी दी जानी चाहिए, जो कि 42वां संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल 40 में बताया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, मतलब इसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। और हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है। आर्टिकल 41 में बताया गया है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे बेरोजगारी में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन होता है, बीमारी में सरकारी योजना का कुछ लाभ मिलता है, विकलांगता में मदद मिलता है सरकार की तरफ से। आर्टिकल 42 में बताया गया है कि राज्य जो है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।
जैसे मानवीय परिस्थितियाँ क्या होती है, जैसे कि हमारी क्या ज़रूरत है, जैसे कि हमें साफ जगह मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए शुद्ध रूप से। और मातृत्व राहत का मतलब है कि मैटरनिटी रिलीफ, जो कि अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई लेडी अगर काम कर रही है, कहीं भी एम्प्लॉय है, तो उसको मैटरनिटी रिलीफ के लिए 6 मंथ का लीव मिलता है। और इसी तरह पैटर्निटी रिलीफ भी होता है, इसमें 15 दिन का छुट्टी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43 में बताया गया है कि राज्य जो है सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब इसमें यही है कि 2 वक्त का खाना मिले, जो हमारे बेसिक नीड है वो सब हमें मिले। और इसमें ये भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, जैसे कालीन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज़ बनाना, है ना, बांस के कुछ प्रोडक्ट बनाना, ये सब बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 43 के ए में बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है कदम उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के बी में बताया गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 44 में बताया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना है, जैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको एक समान रखना है। आर्टिकल 45 में बताया गया कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक जो बाल अवस्था उसकी देखभाल और शिक्षा का शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, यह शिक्षा की व्यवस्था करना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 46 में बताया गया कि राज्य जो है समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों हो गए SC यानी और ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यानी कि आर्टिकल 46 में कमजोर और SC ST वर्ग के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 47 में लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। और इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि नशीले जो पेय पदार्थ पर रोक लगाने के लिए बोला गया है। आर्टिकल 48 में बताया गया है कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर यानी किलिंग पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए बताया गया है। आर्टिकल 48 के ए में बताया गया है, जो कि संशोधन से जुड़ा गया है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। आर्टिकल 49 में बताया गया है कि राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना है, जैसे हमारा कोई प्राचीन मंदिर हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरह के जो भी हमारे मोनूमेंट है या हिस्टोरिकल कुछ भी हैं तो उनको हमें संरक्षण देना है। आर्टिकल 50 में बताया गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना जाना चाहिए। आर्टिकल 51 में बताया गया है कि यह घोषणा करता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए कुछ पॉइंट है, जैसे कि राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना है। तो यहीं पर हमारे ख़त्म होता है DPSP। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।